बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज कुछ अहम खबरें सामने आई हैं जिसमें बिलखुसूस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो है वो निशाना बनाया गया और इस पे उन्होंने कहा कि जब केपी हुकूमत जो है वो उनके जो अहदेदारान हैं वो दहशत गर्दों के अगर सहूलतकार बन जाएंगे तो फिर कैसे दहशत गर्दी जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। और इसमें ये पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का जो मसला है उस पर हम लोग यकजा हैं और इस पे एपीसी में जो है वो शिरकत भी करेंगे और सियासत का उन्होंने कहा कि वो अपनी जगह पे, लेकिन इस पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं होगा। दूसरी जानिब उन्होंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको भी ये बात बावर करवाई है कि वफाक हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की बुनियाद पर खड़ी है। और इसी के साथ साथ जो इसमें नेक्स्ट ऐड अप करेंगे, वफाकी हुकूमत जो है उसमें जो ISI है उसको कॉल ट्रेस करने का इख्तियार जो है वो दे दिया है और इसमें नामजद करदा अफसर इसमें जो तैनात किया जाएगा उसके पास इख्तियारात होंगे कि वो कॉल्स और मैसेजेस वगैरह जो हैं उसको ट्रेस कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरी जानिब जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाला मामला है उस पे बात करेंगे। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपनी इलेक्शन मुहिम में बात करती थी कि 200 यूनिट तक जो बिजली है वो सारिफीन को मुफ्त दी जा सकेगी, लेकिन इस पे जो है उनके वजीर तवानाई जो हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने इस बात की जो है वो तरदीद कर दी। तरदीद इन सेंस के उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तब हो सकता है कि जब आप दिन और रात बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को जो है वो सोलर पैनल्स के थ्रू आप प्रोवाइड कर दें बिजली, तो फिर ऐसा मुमकिन हो सकता है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसका महफूज फैसला जो है वो आज नहीं सुनाया जा सका, फैसला महफूज कर लिया गया और काजी फाइज ईसा जस्टिस जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि देखा ये जाएगा कि ये कितना आसान है या कितना मुख्तसर फैसला इसको किया जा सकता है, फैसला कब आता है, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रजा सैयद साहब मौजूद हैं। रजा सैयद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। रजा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हमजा, अल्लाह का शुक्र है। रजा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने केपी हुकूमत के अहदेदारान जो है उनको दहशत गर्दी जो है उसका सहूलतकार ठहरा दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है दहशत गर्दी के हवाले से, खास तौर पर इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदी को लेकर अगर आप आज से तकरीबन 12-13 साल पहले के दौर में चले जाएं, 2008 में 2007 के इख्तितामी जो दिन थे उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त और उसमें जो अनासिर मुलव्विस थे उनका बराह रास्त मजहबी इंतहा पसंद दहशत गर्द ग्रोहों से था और ये वो दहशत गर्द ग्रोह थे कि जिन्होंने मुल्क के तूल और अर्ज के अंदर स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज कर दिया था। जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत कायम हुई 2008 में, आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उसके साथ साथ फिर अफवाज पाकिस्तान ने बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से बाकायदा ऑपरेशंस का आगाज किया, एक के बाद एक ज़रबे अज़्ब भी हुआ, रद्दुल फ़साद भी हुआ और इन ऑपरेशंस में मुल्क के तूल व अर्ज़ में कराची से लेकर खैबर तक और बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक और गिलगित बल्तिस्तान तक जहाँ जहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे, जहाँ जहाँ दहशत गर्दों के बारे में उनके स्लीपर सेल या उनकी मौजूदगी की तलाश थी, वहां पर बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से अफवाज पाकिस्तान ने सिविल हुकूमत के मावनत के साथ ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में, जो कि मरहलावार था और काफी तवील था, उस ऑपरेशन के नतीजे में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को कंट्रोल कर लिया गया। और जब ये ऑपरेशंस अपने उरूज पर थे तो जो सियासी हिमायत थी इन ऑपरेशंस की, उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था या सबसे बड़ी जो ओनरशिप थी, स्टेक होल्डरशिप थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी।
और अगर आप केपीके के उन्वान से देखें तो अवामी नेशनल पार्टी वहां पर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की हिमायत कर रही थी। और अगर आप सिंध की सतह पे देखें तो उस जमाने में एमक्यूएम पाकिस्तान जो थी वो भी बहुत ज्यादा मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशंस की हिमायत करती थी। अच्छा, हमने देखा कि 2008 से लेकर 2013 के दौरान होने वाले जो ऑपरेशंस थे उसमें एक तरफ तो दहशतगर्दी को काफी हद तक यदि नबर्द आजमा, उससे जो अफवाज पाकिस्तान और पैरामिलिट्री और सिविल जो आर्म फोर्सेज हैं हमारी, वो सारे उन्होंने शहादतें भी दी और बड़ी कुर्बानियां दी, उन्होंने बड़े सेक्रीफाइस भी किए। लेकिन फिर हमने देखा कि जो सियासी माहौल तब्दील हुआ मुल्क का 2014 का धरना है और ये सारी चीजें जो है, इसके अंदर एक नए सिरे से एक नई सोच या एक जिसे कहना चाहिए कि मुख्तलिफ सोच को पजीराई मिलना शुरू हुई। और ये वो सोच थी कि जिसने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की। ठीक है। और इस सोच के जाहिर है इस सोच के अलमबरदार उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन मुझे ये कहने में आर नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी बहुत ज्यादा खुलकर मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस के साथ नहीं खड़ी होती। तो जी, तो पीपल्स पार्टी का तो ये पुराना वो है, क्या कहना चाहिए, ये उनकी पुरानी शनाख्त है और इसकी उन्होंने कीमत चुकाई है। बेनजीर भुट्टो की जो शहादत है वो इसका तसलसल है। इस पॉलिसी की जो कीमत उन्होंने चुकाई है उसका तसलसल है। नॉन स्टेट एक्टर्स थे वो जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया था और जरदारी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में, बाशगाफ अल्फाज में इसका ऐलान भी किया था कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है, प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। अच्छा रजा साहब, इसमें बिल्कुल इसी तरह से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी, और इसका जो खमियाजा भुगता है। लेकिन कच्चे का इलाका वो सिंध में आता है, गवर्नमेंट वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इस वजीर दाखिला साहब ने जो है वो उस पे ऑपरेशन की भी बात की थी, लेकिन वहां पे ये चीजें जो है वो नहीं दिखाई देती, उसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, मैं खुद इस तरफ आना चाहता था। देखिए, कच्चे का इलाका जो कि जनूबी पंजाब या शुमाली सिंध पर मबनी है, ये इंडस रिवर का वो इलाका है कि जहाँ दरिया के इर्द गिर्द वो जमीन जो बरसात में ज़ेरे आब होती है और आम हालात में पानी नीचे उतर जाता है तो वो जमीन खाली हो जाती है। ये बुनियादी तौर पर एक अनसेटल्ड गैराबाद या जमीन है और इस जमीन के ऊपर डाकुओं का जो सिस्टम है या डाकुओं का जो निजाम है ये एक तवील अरसे से वो करता है, कार्रवाइयां करता है। और अच्छा, ये डाकू ऐसा नहीं है कि सिर्फ कच्चे के इलाके में ऑपरेट करते हैं, ये ऑपरेट तो सिंध में भी करते हैं, पंजाब में भी करते हैं। कच्चे का इलाका इनकी पनागाह है। कच्चे के इलाके में जाके ये लोग छुप जाते हैं और वहां पे इनको शेल्टर मिल जाता है और वो शेल्टर पॉलिटिकल कवर की शक्ल में भी होता है। वो शेल्टर वहाँ की जो सिविल और इंतजामिया है और जो वहाँ की मकामी पुलिस है उसमें भी इनके रूट्स हैं, वहां पर इनको कवर मिलता है। और ये बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि एक जानिब तो आप मजहबी जो मुतशद्दिद जो मजहबी तबका है उसको तो आप दहशतगर्द करार देते हैं और उसकी दहशतगर्दी के खिलाफ आप हम आवाज भी हैं। और शायद बाद लोगों का मानना है कि ये मगरिब को दिखाने के लिए इनकी ये पॉलिसी होती है, ये अमेरिका और यूरोप को ये बताना चाहते हैं कि जी हम इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो कच्चे में जो डकैती की जो एक मईशत काम कर रही है जिसके बेनिफिशियरी वहाँ के मकामी सियासतदान भी होते हैं और उसमें बाज लोगों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी होता है, तो कच्चे के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है उस पर यकीनन सवालिया निशान माजी में भी रहा है और मेरी नजर में आज भी मौजूद है। उनको वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत है और उनको जरूरत है इस बात की कि वो अपनी जो पॉलिटिकल जो भी सरपरस्ती है वहां पर लोगों की उससे अपना हाथ खींच लें और वहां पर ऑपरेट करने दें वजीर दाखिला को या जो भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनको ऑपरेट करने दें ताकि वहां से तलक्कुमा हो जाए। लेकिन वहां पे रज़ा साहब फिर नाराजगियां शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और मनाना भी मुश्किल हो जाता है। देखें, पॉलिटिकल यही तो मसला है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो मुश्तमिल होता है अफराद पे और किन अफराद पे, बासर अफराद पे। तो अब जो डिलेमा है वो ये है कि सिंध में कच्चे के इलाके के जो बासर लोग हैं वो पीपल्स पार्टी को सियासी कुव्वत फराहम करते हैं मुबैना तौर पे या माली मामनत फराहम करते हैं मुबैना तौर पे।
बिल्कुल इसी तरह केपीके के अंदर जो अनासिर दहशतगर्दी जैसे कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनके बारे में बास लोगों का ये ख्याल है कि उनका केपीके की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ उनका कोई किसी न किसी किस्म का कोई वर्किंग रिलेशन है। तो यानी पॉलिटिकल कैपिटल वाला मामला उधर भी है। अगर कच्चे का डाकू, ये बात इस तरह से कही जा सकती है कि अगर कच्चे का डाकू पीपल्स पार्टी के लिए एक सियासी जरूरत या मजबूरी है, तो शायद केपीके के अंदर मौजूद जो मजहबी इंतहा पसंदी के उन्वान से दहशतगर्दी वाले जो अफराद हैं या गिरोह हैं या कबाइल हैं, वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल कैपिटल में हिस्सादार बन जाते हैं जाके। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, और इस सूरत हाल को से नवरदाजमा होने के लिए मेरा ख्याल है कि सियासत से बालातर होकर देखना पड़ेगा, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और तमाम रियासती इदारों को रियासत के वसीतर मफाद में सियासी कॉम्प्रोमाइज से बच के चलना होगा, और सियासी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मेरी जाती राय है। ठीक है रजा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी बिलावल साहब ने एक मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि विफाक में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों पे खड़ी है। तो इस मैसेज का या इस बात का क्या इशारा हो सकता है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस इलेक्शन, ये फरवरी के इलेक्शन के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर अपने नंबर्स के बुनियाद पर जो उनकी पोजीशन है और उस पोजीशन की बुनियाद पे जो उनकी पॉलिटिकल लेवरेज है, आप देखें उन्होंने अपने सूबाई गवर्नर उन्होंने अपने लगवाए हुए हैं, सदर मुमलिकत जरदारी साहब हैं, इसी तरह चेयरमैन सेनेट जो हैं वो गिलानी साहब हैं। अच्छा, गो के पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का बराह रास्त या खुलेआम हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमें यहाँ मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनका कोई काम रुकता नहीं है, उनका काम हो जाता है। उनका बेशक उनका वजीर नहीं है कोई उनके नाम से, लेकिन पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस के जितने भी काम हैं उनको रोकने की कोई मिसाल मौजूद नहीं है। और अगर जैसे आप हवाला दे रहे हैं कि बिलावल साहब ने कोई याद दहानी कराई है नून लीग को, तो ये याद दहानी आमतौर से ऐसे मौकों पे कराई जाती है कि जब किसी काम में कोई रुकावट आ रही होती है और उस काम को निकलवाने के लिए आपको एक पूरी इक्वेशन का रेफरेंस देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि जिस इक्वेशन के ऊपर आप बैठे हैं, यानी दूसरे अल्फाज में शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो वजारत उस्मा पर आप इस वक्त बराजमान हैं, ये मुमकिन ना होता और मुमकिन ना होगा अगर पीपल्स पार्टी की हिमायत आपसे हाथ खींच ले। तो जाहिर है ये बात सुनने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी उनके मुतालबात हैं या जो भी उनकी विश लिस्ट है वो उसको संजीदा लेने पर मजबूर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी बहुत खूबसूरती से अपनी पॉलिटिकल लेवरेज को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है रजा साहब, दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत ने ISI जो एजेंसी है उसको कॉल ट्रेस करने के इख्तियारात जो हैं वो उसकी मंजूरी दे दी है, और इसमें उसमें जो है मखसूस अफसर तैनात किया जाएगा जो 18 ग्रेड से कम का नहीं हो सकता, और उसके पास ये तमाम तर इख्तियारात होंगे। तो इस पे उमर अयूब साहब ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि ये शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम साहबा, ये भी कल अदालतों में चक्कर काट रही होंगी इसी जो है वो बिल की मंजूरी के बाद। तो क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं सियासतदानों की जो है वो जिंदगियों पे? इसके लिए थोड़ा सा पसमंजर, तकनीकी पसमंजर इसका समझना जरूरी है। आपके नाजरीन के नॉलेज के लिए मैं बात रखना चाहता हूँ कि देखिए, दुनिया भर में टेलीकम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो तकरीबन यकसा नौइयत का है, यानी अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक और तमाम जो गल्फ ममालिक हैं या जो अफ्रीका है या जो फार ईस्ट है, सब में टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम एक ही जैसा है। सबके पास इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास
खरीद के अपने यहाँ लगाया हुआ है। तो पेगासस का निजाम जिन जिन ममालिक ने खरीदा हुआ है वहां वो ऑलरेडी अपने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से वाबस्ता लोगों के टेलीफोन के मैसेजेस, उनके पैगामात और उनकी कॉल्स वगैरह पर रसाई रखते हैं। अच्छा, ये अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है, यूरोप में भी है, पाकिस्तान और इस रीजन के दीगर तमाम ममालिक, गल्फ ममालिक में भी पेगासस ऑपरेट करता है। अच्छा, पेगासस को ऑपरेट करने के लिए किसी जोग्राफियाई लिमिट की रुकावट नहीं है। पेगासस को कोई पासपोर्ट चेक करके नहीं चलना है। पेगासस जो है वो इंटरनेट पे काम करता है। तो जहां जहां इंटरनेट आ रहा है वहां वहां पेगासस चल रहा है। तो अगर मेरे और आपके दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू जो है ये पेगासस और पेगासस जैसे किसी भी बैनुल अक़वामी कॉल ट्रेसिंग सिस्टम से मावरा नहीं है। अब आते हैं इस तरफ के जो कल हुकूमत पाकिस्तान ने SRO निकाला है, उस SRO की इम्प्लीकेशन टेक्निकली क्या है और पॉलिटिकल क्या है। जहां तक उसकी टेक्निकल इम्प्लीकेशंस का ताल्लुक है तो जो पस मंजर मैंने आपको बताया मुख्तसर तरीन अल्फाज में, उसकी बुनियाद पे इस बात को समझ लीजिए कि टेक्निकली उस नोटिफिकेशन का होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नोटिफिकेशन ना हो तब भी कॉलें ट्रेस हो रही हैं और वो नोटिफिकेशन है तब भी कॉलें ट्रेस हो रही हैं। वो नोटिफिकेशन कॉल ट्रेस होने के अमल को ना रोक सकता है और ना ही फैसिलिटेट कर सकता है। अच्छा, अब आ जाए इस तरफ तो उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है। तो बिलाशुबा इसमें उमर अयूब साहब के जिस बयान का आपने हवाला दिया, मैं उनके बयान से जुज़वी तौर पर इत्तफाक करता हूँ। और ये पाकिस्तान की रिवायत है कि जब कोई जमात बरसर इख्तियार होती है और वो कोई ऐसा कानून पास करती है कि जो अमूमी तौर पर इंसानी हुकूक के हवाले से सख्तियों पर मबनी होता है, तो बहुत जल्दी उसी जमात को सामना करना पड़ जाता है ऐसी सख्तियों का, ऐसी कानूनी रुकावटों का कि जो उनके इंसानी हुकूक के रास्ते में हाइल हो जाती हैं। तो इस एतबार से उमर अयूब साहब ने जो प्रेडिक्शन फरमाई है कि आज इस कानून को पास करने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी कल इसी कानून की जद में होगी, तो मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं, ऐसा होगा। और कल जब ये जमातें मुमकिना तौर पर इख्तिदार में नहीं होंगी तो उस वक्त यही कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होगा और इस कानून के इस्तेमाल पे वो लोग चीज चिल्ला रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। ये बात उमर अयूब की बिल्कुल ठीक है, हाइपोथेटिकल है ये बात, लेकिन दुरुस्त है। अब आखिरी बात इस उन्वान से जो मैं कहना चाहता हूँ, इजाफी है वो ये कि इस वक्त ये नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत क्यों पेश आई, ये नौबत क्यों पेश आई, जबकि ये निजाम पहले से मौजूद है और इंटरनेशनली मौजूद है। तो फिर ये 2 लाइनों का नोटिफिकेशन क्यों निकला? अगर ये सवाल आप पूछना चाहें, जो कि आपने नहीं पूछा है लेकिन मैं फिर भी उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, और वो जवाब ये है कि कुछ केसेस हैं इस वक्त आला अदालतों में जेर समाअत। मैं तफसील में नहीं जा सकता क्योंकि जाहिर है वो फिर जेर समाअत मामलात पर बात ना करना बेहतर होता है। तो आला अदालतों में कुछ केसेस जेर समाअत हैं जिसमें ये सवालात भी उठे हुए हैं कि क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म या तरीकाकार मौजूद है कि जिसके तहत वो शहरियों के टेलीफोन कॉल्स या गुफ्तगू को इंटरसेप्ट या रिकॉर्ड कर सकती है या नहीं। तो वो सवालात ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाब में एम्बिग्यूटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नोटिफिकेशन जो है इसका पहला इस्तेमाल जो होगा वो किसी मुमकिना अदालती जवाब में ये नोटिफिकेशन इस्तेमाल हो जाएगा और किसी मुमकिना अदालती सवाल के जवाब में इस नोटिफिकेशन को वजाहत के तौर पर पेश कर दिया जाएगा कि ये लीजिए जनाब, ये है वो कानून के जिसके तहत पाकिस्तान में रियासती इदारे आम शहरियों की टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने की इख्तियार रखते हैं। तो ये मुझे एक बंदोबस्त सा लग रहा है, मतलब मुझे इससे कोई खास परेशानी नहीं है। इसको देख के मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी या कोई इंसानी हुकूक जो हैं वो पाकिस्तानियों के सुल्ह हो जाएंगे। ये निज़ाम टेक्निकली पहले से मौजूद थे और ये आइंदा भी मौजूद रहेंगे इस किस्म के नोटिफिकेशन। लेकिन ये बिलखुसूस कुछ चंद मखसूस चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस चीज की नौबत आई है, आप ये कहें? देखिए, नोटिफिकेशन जो होता है ना, नोटिफिकेशन की जो सरकारी नोटिफिकेशन की जबान हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होती है, मुख्तसर तरीन अल्फाज में लिखा जाता है। वहां पर उन्होंने लिखा है कम से कम 18 ग्रेड का अफसर का मतलब ये हो गया कि सीनियर अफसर, यानी पाकिस्तान में गो के 17 ग्रेड से गैजेटेड अफसरान की कैटेगरी शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ 18 ग्रेड कम से कम 18 ग्रेड लिखकर उन्होंने एक संजीदगी का मुजाहरा कर दिया कि भाई ये इख्तियार हर आदमी के हाथ में नहीं होगा, ये
सीनियर अफसर के हाथ में ही होगा, और सीनियर अफसर भी वो कि जिसको मजाज अथॉरिटी की तरफ से नामजद किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 18 ग्रेड का कोई भी सीनियर अफसर खड़ा होकर किसी का भी फोन टैप कर लेगा। ये तासुर अगर जा रहा है तो गलत है तासुर। अच्छा रजा साहब, इसमें एक चीज और इसमें पूछना चाहूंगा। एक चीज जो है वो ज़ेरे गौर इसमें नजर आई है कि इसमें बिलखुसूस एक शख्स को जो है वो मुकर्रर किया जाने का कहा गया, ना कि इसमें इदारा जो है वो कल कला अगर यही सियासतदान दोबारा से इक़्तिदार में आते हैं और किसी के साथ कोई मामलात ऐसे होते हैं कि वो जो उनको पसंद ना हो, तो कल फिर वो शख्स जो है तैनात होता है, उससे ये जो है वो कहीं ना कहीं रिवेंज हो सकता है। हाँ हमजा, आपने बहुत ही गहरा सवाल पूछा है, और ये एक बहुत ही ये एक ऐसा सवाल है जो आम जहनों में आता है लोगों के, और इसका जवाब बदकिस्मती से बहुत सादा है, और वो जवाब आपका दुरुस्त है, सवाल आपका दुरुस्त है। देखिए, ऑफिसर की जो नॉमिनेशन है ना, वो हमेशा मजाज अथॉरिटी का वो होता है, प्रोरोगेटिव होता है, या कह लीजिए कि मजाज अथॉरिटी जो होती है उसका इस्तेहकाक होता है कि वो किस अफसर को नॉमिनेट करे। अब 18 ग्रेड से ऊपर के सैकड़ों अफसरान होते हैं, तो ये बात हाइपोथेटिकली दुरुस्त मानी जाएगी कि अगर आज हुकूमत तब्दील हो जाए और एक नई हुकूमत आ जाए, तो नई हुकूमत के मजाज अथॉरिटी नई हुकूमत के पास चली जाएगी। ऐसी सूरत में नई हुकूमत जो है वो उस अफसर को हटा देगी कि जिस अफसर को एक हफ्ता पहले नॉमिनेट किया था पिछली हुकूमत ने, और उसकी जगह पे अपनी तसल्ली का, अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का अफसर लगा देगी, और फिर बकौल आपके कि उसमें सियासी इंतकाम का या रिवेंज का जो अंसर है वो भी आ जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल है। इस निजाम को फुल प्रूफ बनाना 2 सतर के नोटिफिकेशन में मुमकिन नहीं है। ये बात यकीनन तवज्जो तलब है कि क्या एक 2 लाइनों का नोटिफिकेशन जो है वो फुल प्रूफ बंदोबस्त फराहम कर रहा है, तो उसका जवाब है नहीं। ये बंदोबस्त फुल प्रूफ नहीं है। इस बंदोबस्त के ऊपर कभी भी कोई भी खड़ा होकर जानिबदारी का इल्जाम लगा सकता है। ठीक है रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये जो मामलात हैं इसमें जो है वो कॉल ट्रेस वाला मामला या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला जो मामला है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो अहदेदारान हैं हुकूमत के, उन पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सहूलतकार हैं उनके, अगर वो सहूलतकार बनते हैं तो दहशतगर्दी कैसे ख़त्म की जा सकती है। और इसी में जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो ISI को कॉल ट्रेस करने के इख्तियारात दे दिए गए, और इसमें 18 ग्रेड का अफसर जो है वो कम अज़ कम इसमें तैनात किया जाएगा, जिसके पास ये तमाम तर इख्तियारात होंगे, और इसमें जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो अभी बात करेंगे। और इसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा किया था मरियम नवाज साहिबा ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान। तो इस पे जो है अवैस लगारी साहब जो हैं वो वजीर तवानाई, उनकी जानिब से कहा गया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वाले से हमें अब वारिस रजा साहब ने ज्वाइन किया है। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कैसे मिजाज हैं आपके? बस ठीक ठाक है, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वारिस साहब, थोड़ा सा बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी जो ये गुफ्तगू थी, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आप क्या समझते हैं, क्या तज्जिया होगा आपका कि उन्होंने KP गवर्नमेंट जो है उनके ओहदेदारान को दहशतगर्दों के सहूलतकार करार दिया है? देखिए, बात यह है कि यानी एक सियासी असिस्टेंट के तौर पर तो ये बात कही जा सकती है कि जो बिलावल कह रहे हैं कि भाई वो बिलावल उनको दहशतगर्द का सहूलतकार कह दें, या PTI वाले जो है वो पीपुल्स पार्टी को सहूलतकार कह दें। तो ये जो इल्जाम दर इल्जाम वाली जो सूरत हाल है सियासत में, मेरे ख्याल में हमें इससे, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जब तक कि हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, या देखिए, एक 2 चीजें होती हैं सियासत में, या तो आप तज्जिया कर रहे होते हैं, तज्जियाती मामला कुछ अलग होता है, और हकायक कुछ अलग होते हैं। तज्जिया तो आपका हो सकता है कि भाई शायद के PTI के कुछ एलिमेंट्स जो है वो उनके दबाव में हों या सहूलतकारी में हों,
लेकिन ये कि हतमी तौर से जो अगर आप हतमी तौर से कहना चाहते हैं या कहने की सलाहियत रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, तो मेरे ख्याल में उनके जो है ना, उनकी चाबिक दस्ती या उनकी जो सरगर्मियां अगर उस सिलसिले में तहकीकात के सिलसिले में किसी हद में नतीजे पर पहुंच चुकी हैं, तो एक बात जो है ना किसी हद तक कही जा सकती है। लेकिन चूंकि असल में हुआ ये है कि मेरा ख्याल है कि जो अमीन गंडापुर वजीर आला जो KP खैबर पख्तूनख्वा के, वो तवातर के साथ जो है ना उनके नाम जो गवर्नर हो चुके हैं फैसल कुंडी साहब, उन पर वो ताबड़तोड़ जो कि हमले कर रहे हैं और वो बार बार जो है उनको ललकार रहे हैं या इस किस्म के जो है ना कलमात अदा कर रहे हैं, तो वो ये मेरे ख्याल में उसका एक पॉलिटिकल जो है ना उसका एक जवाब है। और वो जवाब इस हवाले से है कि भाई आप इसलिए ज्यादा ललकार रहे हैं या हमें निशाना बना रहे हैं कि आप तालिबान की दहशतगर्दी को सहूलतकारी देना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। उसका हवाला उन्होंने शायद 2007 और 2008 वाला जो ऑपरेशन है, 2008 के बाद वाला ऑपरेशन, उसका हवाला भी उन्होंने दिया। तो बात यह है कि ये पॉलिटिकल गिमिक्स तो है, लेकिन ये एनालिसिस के तौर पर तो ये बात कही जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हो सकता है कि एक इनके पास कुछ इत्तलात ऐसी हों, लेकिन आप इसको फिर मंजर आम पर लाएं और फिर हतमी कोई बात करें, तो मेरे ख्याल में जो इमेच्योरिटी है हमारे यहाँ सियासी माहौल में और खासतौर से PTI के यहाँ जो इमेच्योरिटी है, वो ऐसा लगता है कि उसने पूरी सियासत के लवाजमात या उनका मिजाज चेंज करके और जवाब के चक्कर में इमेच्योरिटी की तरफ जो है वो वारिस साहब, ये जो इमेच्योरिटी है सियासतदानों में, ये अपने सूबों में भूल जाती है तब बहुत मेच्योर दिखाई देते हैं। कच्चे का अगर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँ, रजा सैयद साहब ने भी इस पे जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि अगर KP के गवर्नमेंट में KP गवर्नमेंट के ओहदे दौरान जो है वो सहूलतकार हैं, तो कच्चे में सहूलतकार कौन है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बात यह है कि आपके पास तो एक छोटा सा इलाका है और जो कि मेरा ख्याल है कि उसको काबू पाया जा सकता है। आपने पुलिस का जो आपके यहाँ निज़ाम है वो इस कदर बिगड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो सिंध में 16 बरस हो चुके हैं उनको, ठीक है ना, उनको तो फिर भी 10-11 बरस हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI कोई बेकसूर है या ये कोई कसूरवार है। बात ये है कि आप वो 12 साल से हुकूमत वहाँ कर रहे हैं, आप 16 साल से हुकूमत वहाँ कर रहे हैं। बात ये है कि डिलीवरी कहाँ है? अच्छा, दोनों की डिलीवरी के मामलात पर सवाल आते हैं, तो हम अपने सवालात का तो जवाब अपने अपने सूबों में अपने अपने अवाम को फैसिलिटेट करके दे नहीं सकते। और ये जो है ना सियासत के बढ़के मारने का जो रवैया है और जो PTI की तरफ से जो शुरू हुआ, और अब शायद कि वो ये समझते हैं बिलावल, मैं ये समझता हूँ कि इनकी नफ्सियात शायद ये बन गई है कि भाई इनसे बढ़कर जवाब दो, इनसे बढ़कर जवाब दोगे तो शायद ये खामोश हो जाएंगे। तो बात ये है कि देखिए डिलीवरी से होता है सब कुछ। आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि आपको डिलीवर करना चाहिए। आप सिंध में डिलीवर करें, आप खैबर पख्तूनख्वा में PTI डिलीवर करें, पंजाब में जो मरियम नवाज डिलीवर करें, तब अगर उस डिलीवरी पर अगर आप गुफ्तगू करें तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम की भी बेहतरी होगी। और वारिस साहब, यहाँ माजरत के साथ आप नून लीग कहते कहते मरियम नवाज पे चले गए। मरियम नवाज नून लीग नहीं है? नहीं, नून लीग मैंने नून लीग इसलिए कहा कि मरियम नवाज इसलिए कहा कि चूंकि आजकल मरियम नवाज का जिक्र ज्यादा है कि वो नून लीग की तो है। अच्छा, मैंने कहा शायद बड़े मियाँ साहब वाली बात आपने कर दी कि नून लीग नहीं है वो। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो असल में चूंकि जिक्र जो है ना वो मरियम नवाज के हवाले से आता है, तो जाहिर है वो नून लीग की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, वो रिप्रेजेंट है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा मैं इस पे क्लियरेंस ले लूं। अच्छा वारिस साहब, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो इस पे क्या समझते हैं कि ये मामला जो है क्या इसका डिसीजन हो सकता है? फैसला महफूज हो चुका है लेकिन सुनाया नहीं गया अभी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सारी प्रोसीडिंग मैंने एक एक चीज देखी हुई है और पहली प्रोसीडिंग से मैं सारी चीजें बहुत मॉनिटर कर रहा हूँ। एक बात तो बिल्कुल तय है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो ये सीटें नहीं मिलती है, ये बात तो बिल्कुल तय है। ठीक है, ये इस पर तमाम के तमाम जो है इत्तेफाक होगा इसमें। ठीक हाँ, है। अब बात आ गई है दूसरी तरफ। बात यह है कि देखिए, पीटीआई के 6 मेंबरान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है ना शमूलियत इख्तियार नहीं की है। ठीक है, वो 6 मेंबरान में मेरे ख्याल में असद कैसर हैं और गौहर हैं और अली मोहम्मद हैं और उमर अयूब हैं, 4 ही हो गए। एक शौज़ेब खातून जो है वो हैं और 5 छठे भी कोई है। तो अगर उनको पीटीआई जिन्होंने ज्वाइन यानी SIF यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको तो सीटें मिलती नहीं है, इसलिए कि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं और ना ही उनकी जो है कोई यानी उन्होंने मखसूस सीटों का जो एक हद होती है, मुकर्रर हद होती है 24 जनवरी थी वो, तो उस वक्त वो नाकाम रहे उसमें। और अच्छा, वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे एज एन सियासी पार्टी, उनकी एक भी सीट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो ये गई। अलबत्ता अगर ये पीटीआई के उन 6 मेंबरान के हवाले से जो है वो सीटें देना चाहते हैं तो 6 मेंबरान के हवाले से तो उनको सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन सवाल इसमें एक बड़ा पेचीदा ये है कि वो 6 अरकान की जो हवाले से आप सीटें मुख्तस करेंगे तो वो 6 अरकान को ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 10 सीटें मिल जाएंगी या 8 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन वो जो 80 अरकान भेजे जा चुके हैं वो सारे के सारे नल एंड वाइड हो जाएंगे। ये एक बड़ा टेक्निकल इसमें मसला है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में फैसले को ये टेक्निकल मामला है बहुत कि किस तरीके से जो है ना इस ये तो तय है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो सीटें नहीं मिली। ठीक है, ठीक है। और पीटीआई का मैंने आपको बताया कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे 6 वो इंडिपेंडेंट थे, उनके बेहाफ पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ सीटें जो है वो मिल सकती हैं, लेकिन उसमें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर चुके वो नहीं, इसमें समझें वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भी पीटीआई की तरफ से दिया, पीटीआई की तरफ से हो गए। हाँ, वो इंडिपेंडेंट उनको कर दिया गया। ठीक है, तो उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ठीक है, इंसाफ का अगर फैसला हो तो उन 6 को तो दी जा सकती है। लेकिन वो जो 80 अफराद चले गए हैं वो एक बड़ा टेक्निकल मामला है जिसकी वजह से पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ठीक तो है। अगर वो अब दोबारा से पीटीआई में आते भी हैं तो वो 63 क्रॉस जो है ना वो आड़े आ जाते। इसी वजह से उन्होंने मेरे ख्याल में इस फैसले को एक कहा है ना हम आपस में डिलिब्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है ना हम आपको फैसला सुनाएंगे। और मैं ये समझता हूँ ये फैसला भी अभी नहीं आ रहा, ये भी ज़हन में रखें, ये फैसला आएगा 10 मुहर्रम के बाद। अच्छा जी, अभी नहीं आएगा। ठीक है वारिस साहब, मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन मुहिम के दौरान 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के दावे किए और इसी हवाले से जो है वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। इवन उन्होंने ये कहा कि बिजली सस्ती हो सकती है, जो जनवरी 2025 में वो भी थरकोल जो है उसके ज़रिए से बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये पॉसिबिलिटी तब है अगर आप दिन रात बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को पैनल के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करें। तो
वो दावे, वो जो बातें थी वो कहाँ गई मरियम नवाज साहिबा की? अब देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए, ये उसी बात से आप जोड़े कि आप जब बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो अमीन गंडापुर हो, या तो आप बड़े, ये देखिए ये इमेच्योरिटी है, ये है इमेच्योरिटी कि या तो आप दावे ना करें, और दावे करने के बाद असल में करते क्या है कि अवाम का एतबार खो रहे होते हैं आप दावे तो कर देते हैं, लेकिन दावे करने में और उसको डिलीवर करने में जो है ना जमीन और आसमान का फर्क है। जब आप डिलीवरी पर जाते हैं तो आपको जगह सही होती है। जैसे कि मैं और आप तबसरा कर रहे हैं कि भाई वो कहाँ गया वो आपका दावा 300 यूनिट देने का, मुफ्त देने का, या हमजा शहबाज ने जो एक दावा किया था वो कहाँ चला गया दावा। तो भैया बात ये है कि मैं बार बार, आप मेरे मिजाज से वाकिफ है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई पॉलिटिकल मैच्योरिटी लाए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। अच्छा, ये क्योंकि ये इनके जो सियासी साख जो है या सियासी पैर जो है वो अवाम के जड़ों में नहीं है। तो जब अवाम के जड़ों में आपके सियासत नहीं होती है, या अवाम की जड़ों में आपकी पसीराई नहीं होती है, या वो आपके दरमियान आप नहीं खड़े हुए होते, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। तो चूंकि ये तमाम के तमाम अवाम के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि अशराफिया के साथ या ताकतवरों के साथ जुड़कर और इक़्तिदार हासिल करते हैं। जब ताकतवरों के साथ जुड़कर इक़्तिदार हासिल करते हैं तो अवाम के साथ इन्हें झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलना पड़ता है तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है, क्योंकि अवाम को वक्ती तौर से तो आप हो सकता है झूठ बोलकर उनको खुश कर लें, नारे लगवा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। क्या ख्याल है आप? ठीक है वारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया, और ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें बुलंदोबाग जो है वो दावे किए जाते हैं लेकिन उस पे अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया जाता। और ये मरियम नवाज साहिबा ने बात की थी इलेक्शन मुहिम के दौरान इक़्तिदार में आने से पहले कि 200 यूनिट तक सारिफीन को बिजली मुफ्त दी जाएगी, मगर अब जो है वो अवाम हर तरफ से महंगाई की चक्की में पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पे आपने जाना, तजज़िया जाना, हमारे जो गेस्ट थे उसमें उन्होंने किस तरह से इस चीज़ की जो है वो वजाहत की, और दूसरी जानिब जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आपने जाना, और इस पे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बात खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारान की करते हैं, मगर सिंध में जो है वो उसी तरह से मामलात दिखाई देते हैं। कच्चे के इलाके में वही लोग हैं और उसी तरह से वो वहां पे डिलीवर करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।